आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है पॉडकास्ट के इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो अपने एक अलग ही अंदाज से विरोधियों को चित भी कर देते हैं और विरोधी उनकी बात का बुरा भी नहीं मानते हैं। जी हाँ, मैं जिनकी बात कर रही हूँ उनका नाम है रामदास अठावले जी, जो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री हैं और आरपीआई के अध्यक्ष भी हैं। चलिए मिलकर स्वागत करते हैं सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर, इस्तकबाल है तहजीब टीवी में आपका। हाँ जी शैलजा जी, हम बहुत बड़ी खुश है कि पहली बार मतलब जो तहजीब टीवी है जी तहजीब टीवी मतलब ये तो उर्दू शब्द है, लेकिन इसका तहजीब का मतलब रिस्पेक्ट होता है और अपने भारत में एक ने दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, जी तहजीब करना चाहिए, तो ही हम भारत को मजबूत बना सकते हैं। तो इसीलिए पहली बार जो शैलजा त्यागी मेरा इंटरव्यू ले रही है और वैसे वो त्यागी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका उर्दू का अंदाज बहुत बढ़िया अंदाज है और आप मेरी इंटरव्यू ले रही है, मैं बहुत आनंदी हूँ। बोलिए आगे। शुक्रिया सर। सर, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है, सबको निमंत्रण भेजे जा रही हैं, उधर सीपीआई सीपीएम ने मना कर दिया है आने के लिए। तो आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूँगी इसके ऊपर। मैं ये प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि मतलब जिस जगह पर बाबरी मस्जिद थी, कई सालों से विवाद चलता रहा था। मुस्लिम आवाम का ये कहना था कि भाई वहाँ हमारी मस्जिद है, और हिंदू समाज का कहना था कि भाई वो राम जन्मभूमि है। वहाँ मतलब मस्जिद बनने के पहले वहाँ राम मंदिर था। तो इसी तरह की बहुत आग्रही भूमिका हिंदू समाज की थी। बीच में बहुत साल तक मतलब ये विवाद चलता रहा। बीच में एक बड़ा आंदोलन भी हुआ और उसमें मतलब बाबरी मस्जिद डिमोलिश भी हुई। वैसा मतलब बाबरी मस्जिद तो नाम के लिए थी, लेकिन वहाँ कोई नमाज पढ़ने के लिए भी कोई नहीं जाता था। लेकिन मुस्लिम समाज का मतलब एक बहुत बड़ी भावना थी कि भाई हमारा मस्जिद हमारी है, और बात सही थी कि भाई वहाँ मस्जिद थी। अभी जब मुग़ल अपने देश में आए तब वहाँ के मंदिर के जगह पर मस्जिद आ गई। और इतिहास अगर हमें जानना है तो 2500 साल पहले वहाँ मतलब पूरा देश बुद्धिस्ट था। सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी बुद्धिस्ट थे, और तब बहुत सारे बुद्ध मंदिर भी वहाँ बने थे। वहाँ अगर आप उत्खनन करते तो वहाँ बुद्ध के अवशेष भी मिलते हैं। वहाँ जब दूसरे बार भी उत्खनन किया, वहाँ हिंदू राम मंदिर के अवशेष भी मिले। और जो मतलब हमारा जो दूसरा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी मुस्लिम कम्युनिटी के थे, और उन्होंने बहुत सारे पेपर्स भी जो सही पेपर थे वो पेपर सुप्रीम कोर्ट में भी सादर किए थे कि वहाँ पहले मस्जिद बनने के पहले मंदिर था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था कि भाई दोनों पक्ष को ध्यान में रखते हुए, दोनों की भावना ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय था कि भाई जो डिस्प्यूटेड जगह है वहाँ पूरी जगह 65-66 एकड़ ज़मीन है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड लैंड है तो उसमें से 75% लैंड जो है ये मतलब हिंदू पक्ष के लिए और 25% लैंड मुस्लिम पक्ष के लिए देने का निर्णय हुआ था। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस आई। बहुत दिन तक दोनों की बाजू सुनने का काम भी मतलब वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने किया, और हमेशा का विवाद मिटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि वहाँ राम जन्मभूमि थी और वहाँ राम का मंदिर बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष में भी सपोर्ट करना चाहिए। और मैं मुस्लिम कम्युनिटी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के पहले दोनों पक्ष का कहना ये था कि जो जजमेंट आएगा वो मान्य करेंगे। उसके मुताबिक मतलब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया तो मुस्लिम पक्ष ने भी मतलब कोई बहुत ज़्यादा विरोधी भूमिका ना लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मतलब विरोध नहीं किया और शांति से मतलब पूरा देश रहा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तब कुछ हिंदू मुस्लिमों में मुंबई में कई जगह पर दंगे फसाद हुए थे,
लेकिन बाद में उसके बाद 92 के बाद मुझे लगता है कि विशेष कई दंगे फसाद हुए नहीं है। तो अभी राम मंदिर पूरा बन रहा है। अभी 22 जनवरी को सभी लोगों को निमंत्रित किया है, लेकिन आपने जिस तरह बताया कि वामपंथी लोगों ने इसका विरोध किया है, वो बोल रहे हैं हम उधर नहीं जाएंगे। और ये विरोधी दलों की भूमिका ठीक नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, ये संविधान सभी धर्मों को न्याय देता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, लिंगायत हो, पारसी हो, सभी धर्मों के लिए अपना अपना धर्म का इम्प्लीमेंटेशन करने का, अपने अपने धर्म के माध्यम से अपना काम करने का पूरा अधिकार उसमें दे दिया है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि अगर हिंदू समाज के माध्यम से, अगर हिंदू समाज का सेंटिमेंट था कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, तो मुझे लगता है भाई इसमें कोई राजनीति ना लाकर सबने उसमें सम्मिलित होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसा विरोध करना ठीक नहीं है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का तो सपना था, पूरे देश का सपना था कि भाई वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। तो वहाँ अभी राम मंदिर बन गया है और एक बहुत बड़ा जो विषय था, ये विषय अभी क्लियर हो चुका है। तो सभी लोगों ने उसमें सम्मिलित होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के लिए भी 5 एकड़ जमीन वहाँ से कुछ दूरी पर दे दी है, और वहाँ मस्जिद बनाने का भी मतलब ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो वहाँ भी मस्जिद बने और हिंदू मुस्लिम एक साथ रहना, ये भारत की एकता का एक बहुत बड़ा अंदाज होता है। और इसीलिए मैं सभी लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ कि भाई उसमें सभी ने सम्मिलित होना चाहिए। बिल्कुल, तो सभी को सम्मिलित होना चाहिए, ये आपने कहा है। तो अगला सवाल मेरा आपसे यही है सर कि लगातार इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही है, एक मत नहीं हो पा रहे हैं सारे, इनका भविष्य आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि भाई इंडिया के नाम से गठबंधन करने से कुछ इंडिया के लिए वो कुछ कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया तो एक कंट्री है, भारत एक अपनी कंट्री है, और लगातार 9.5 सालों से नरेंद्र मोदी जी ने एक विकास का एक बहुत बड़ा अंदाज अपनाया है, और देश को विकास की दिशा से ले जाने की उनकी कोशिश हो, चाहे कोई भी हो। जो योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने बनाई, सभी योजनाओं का फ़ायदा हिंदू, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, ओबीसी या जनरल कैटेगरी के लोगों को भी मिला है। तो इसी तरह जिस तरह 10% आरक्षण इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को देने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया, और उसका फ़ायदा हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबके लिए जो उस कैटेगरी में बैठने वाला जो है उनको उसका फ़ायदा होता है या फ़ायदा हो रहा है। लेकिन विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, खाली सभी नेता एक साथ आए हैं। जो नेता अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार जी रेल मंत्री रहे हैं, ममता बनर्जी भी रेल मंत्री भी रही है, वहाँ जॉर्ज फर्नांडिस संरक्षण मंत्री भी रहे हैं, शरद यादव भी सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे हैं। तो बहुत सारे सोशलिस्ट नेता जो है, ये नेता लोग भी मतलब एनडीए में शामिल थे। लेकिन अभी जिन कम्युनिस्ट लोगों को सोशलिस्ट लोगों ने इमरजेंसी के टाइम पर, आदरणीय इंदिरा गांधी जी के टाइम पर इमरजेंसी लागू होने के बाद बहुत सारे लोग जेल में गए थे, कांग्रेस का कड़ा विरोध करते थे। लेकिन आज मोदी जी को हराने के लिए वो एक साथ आ रहे हैं। जो मोदी जी विकास पुरुष है, मोदी जी बहुत बड़ा गंभीर आदमी है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी तरह की घोषणा देकर वो अगर सबके लिए काम कर रहे हैं तो उनको मतलब विरोध करो, लेकिन जो अच्छा काम हो रहा है उसके लिए अच्छा बोलना चाहिए। जिस तरह पार्लियामेंट का जो भवन नया सदन बना है उसको संविधान सदन नाम दिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल नया सदन बना है, और उसको बोलते हैं कि भाई शव पीटी है, मतलब इसी तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। तो ठीक बात है, जो विपक्षी दल एक साथ आए हैं उनको लोकतंत्र में अधिकार है, जनता जिनको पसंद करेगी वो सत्ता में आएगी। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए 400 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और अपनी ताकत दिखाने का प्रयत्न करेगी। विरोधी दलों को भी मतलब लोकतंत्र में प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को गालियां देने का अधिकार नहीं है। लेकिन वो रोज़ नरेंद्र मोदी जी को गालियां देते हैं, और जिस तरह वो देते हैं नरेंद्र मोदी जी को गालियां,
वैसी नरेंद्र मोदी जी की खुल जाती है कलियाँ, मतलब जितनी देते हैं गालियाँ उतनी खुलती रहेगी कलियाँ, और नरेंद्र मोदी जी को मिलती रहेगी मालियाँ। मतलब नरेंद्र मोदी जी बहुत ही एक्टिव आदमी है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, और इसीलिए सभी नेता मोदी जी को अकेले हराने के लिए एक साथ आ रहे हैं। ये सब जनता देख रही है। आपने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में देखा है कि तीनों जगह पर बीजेपी ने बहुत बड़ी कमाल की है, और तीनों राज्यों में बीजेपी सत्ता में आई है। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें कोई चिंता नहीं है। विरोधी पक्षों को जो करना है वो करे, लेकिन हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अगर लोग हमें सत्ता देंगे तो हम सत्ता में बैठेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, आपने कहा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन में क्या आपको कोई ऐसा चेहरा लगता है जो पीएम बनने लायक हो? मुझे लगता है कि भाई विरोधी दलों में खाली उल्टी सीधी बात करने वाले लोग ज़्यादा है। उनको इंडिया के बारे में, इंडिया की जनता के बारे में उनको कोई ज़्यादा मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका काम करने का इंटरेस्ट नहीं है। खाली नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना यही इनका एक मकसद है। और ये बोलते हैं कि भाई संविधान जो है, संविधान इतना बढ़िया संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया हुआ संविधान कोई नहीं बदल सकते हैं। और मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के 125वें जयंती के वक्त उन्होंने 2 दिन का अधिवेशन बुलाया था। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान का ड्राफ्ट एज ए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था, तब उनके मुंह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर आप इस संविधान के सही आर्किटेक्ट है। और उसी तरह मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, ये संविधान सभी वर्गों के लिए है। ये संविधान लोकतंत्र मजबूत करने वाला है। ये संविधान विकास की दिशा से देश को ले जाने वाला संविधान है। और इसीलिए मुझे लगता है कि विपक्षी दल को जो करना है वो करे, लेकिन हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और जनता ज़रूर मतलब देख रही है कि भाई क्या हो रहा है, और जनता के लिए हम काम करते हैं, इसीलिए जनता हमें सपोर्ट करेगी, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। ठीक है, तो 2024 के चुनाव में आपके क्या अहम मुद्दे होने वाले हैं? 2024 के चुनाव में तो मेरी पार्टी एनडीए के साथ रहेगी, मोदी जी के साथ रहेगी जी। जो दलित समाज ऑल इंडिया में है, बड़ी संख्या में बीजेपी का समर्थन कर रहा है। और बीजेपी आज कोई एक जाति की पार्टी नहीं है। बीजेपी में मतलब जनरल कैटेगरी लोग तो है ही है, लेकिन उसमें ओबीसी बहुत बड़ी संख्या में है, दलित भी बड़ी संख्या में है, आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में है। और मोदी जी ने एक काम किया है कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब आदरणीय रामनाथ कोविंद जी जो शेड्यूल कास्ट के हैं, दलित समाज के, उनको देश का राष्ट्रपति बनाया। दूसरी बार जब मौका आया तब आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी समाज की वो है, उनको राष्ट्रपति बनाया है। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री ट्राइबल कम्युनिटी का बनाया है। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ओबीसी बनाया है। उसके साथ साथ राजस्थान का मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाया है। तो सभी जाति वर्गों को साथ में ले जाने की नीति मोदी जी की है। मोदी जी खुद ओबीसी समाज के हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के हैं, और ये वो अदर बैकवर्ड क्लास के, इसीलिए मतलब ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज तक एक जाति के ज़्यादा प्रधानमंत्री रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसी तरह का स्टैंड विपक्षी दलों का ठीक नहीं है। लेकिन मेरी पार्टी की भूमिका यही रहेगी कि मेरी पार्टी मोदी जी के साथ रहेगी, बीजेपी के साथ रहेगी। और जो अम्बेडकराइट जो कम्युनिटी है, जो दलित कम्युनिटी है, ये देख रही है कि मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और जो संविधान बदलने की भाषा करने वाले लोगों को मेरा कहना है, जो मोदी जी नए संसद भवन को संविधान सदन नाम देते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के 26 जनवरी के दिन को संविधान दिन मनाते हैं, सब पूरे देश भर में मनाया जाता है। जो मोदी जी ने 26 अलीपुर रोड में जहाँ बाबा साहब ने संविधान लिखा था, वहाँ मतलब वहाँ एक बहुत ही सुंदर स्मारक बनाते हैं। जहाँ जनपद रोड पर डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाते हैं। महू में बहुत बढ़िया बाबा साहब का जो जन्मस्थली, वहाँ अच्छा स्मारक बनाते हैं। जो मोदी जी मुंबई में
एनटीसी की मिल जो है हिंदू मिल थी, उसकी 3,600 करोड़ कीमत उसकी थी, लेकिन वो जमीन बाबा साहब के मेमोरियल के लिए दी है। और वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का 450 फीट का स्टैचू, मतलब स्टैचू 350 फीट का, फाउंडेशन 100 फीट का, ऐसा 450 फीट का जो बाबा साहब का स्टैचू है, वो स्टैचू वहाँ खड़ा हो रहा है। और अमेरिका में, न्यूयॉर्क में जिस तरह स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उससे भी ये स्टैचू की ऊंची उससे भी बहुत ज़्यादा रहेगी। वहाँ बहुत ही सुंदर जो इंटरनेशनल मेमोरियल बन रहा है, कम से कम 1100-1200 करोड़ रुपए खर्चा करके वहाँ इतना अच्छा मेमोरियल बन रहा है। तो मुझे लगता है कि वो मोदी जी संविधान बदलेगे चर्चा विपक्षी दल करते हैं, दलित समाज में गुमराह पैदा करने का काम करते हैं, मुस्लिम समाज में भी जाकर बताते हैं कि भाई ये मुस्लिम विरोधी है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। बीच में बोहरा समाज के एक मुंबई में प्रोग्राम में मोदी जी जाकर आए हैं, और जो योजना मोदी जी ने बनाई, 50 लाख अकाउंट बैंक में आम आदमी के खुले हैं, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग हैं। जिस तरह मतलब यहाँ मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना में कम से कम 42 करोड़ लोगों को लोन मिला है, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। गैस सिलेंडर 10 करोड़ लोगों को मिला है, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। जिस तरह आवास योजना है, 4 करोड़ लोगों को आवास अभी तक मिला है, वो भी उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी है। जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो एक योजना बनाई है, आयुष्मान भारत योजना, उसमें कम से कम 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फायदा हुआ, उसमें भी मुस्लिम और भी लोग हैं। इसलिए मोदी जी मुस्लिम विरोधी नहीं है, और हमारी भूमिका सबको साथ लेकर जाने की है, और हम आगे ताकत से, तेजी से आगे जा रहे हैं। मैडम, ठीक है सर, जातीय जनगणना को लेकर सवाल करना चाहूँगी। बिहार की तर्ज पे क्या महाराष्ट्र में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए? मुझे लगता है कि जाति की जनगणना जो है ये होनी चाहिए, व्यक्तिगत मेरे पार्टी का मत है। लेकिन मैं राहुल गांधी जी को सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी सरकार थी तब आपने क्यों नहीं किया जाति के आधार पर सेंसस? अभी बोल रहे कि भाई ओबीसी का सेंसस करो, इनका सेंसस करो। तो उसमें सेंसस जाति के आधार पर करने में सरकार की दिक्कत ये है कि आर्टिकल 17 के मुताबिक मतलब जाति व्यवस्था को खत्म करने का कानून बन चुका है। इसलिए हर सरकार को ये प्रॉब्लम आता है कि भाई वो जाति के आधार पर कैसे जनगणना करेगी। लेकिन उसमें जो कोई ना कोई तो मार्ग निकालना चाहिए। मेरी पार्टी की भी मांग है। मेरी पार्टी की मांग ये है कि खाली ओबीसी का नहीं, तो अभी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का सेंसस होता है, लेकिन ओबीसी और जनरल कैटेगरी का होता नहीं है। तो सभी जाति का सेंसस जाति के आधार पर हो, ये मेरी पार्टी की मांग है, और सरकार उस पर विचार करे तो कैसा कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो प्रत्येक जाति की कितनी संख्या है, कितना परसेंटेज है, मालूम हो जाएगा। इसीलिए जाति के आधार पर खाली महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश भर में जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, ये मेरी पार्टी की मांग है। जी सर, महाराष्ट्र में जिस तरीके की भी सरकार की स्थिति है, जहां एक तरफ बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को तैयार किया था, लेकिन उद्धव ठाकरे जी और जो शिंदे हैं वो अब अलग अलग हो गए हैं, तो क्या ये माना जाए कि उद्धव ठाकरे के ऊपर लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी के ऊपर जो लोगों का विश्वास था, उन्होंने कम से कम 56 एमएलए चुनकर लाए थे, लेकिन उसमें से 40 एमएलए एकनाथ शिंदे जी के साथ है। इसका मतलब ये है कि लोगों का विश्वास बहुत कम होता जा रहा है। उन्होंने बीजेपी का समर्थन करने के बजाय उन्होंने कांग्रेस एनसीपी का समर्थन किया। ये लोग देख रहे हैं। जिस बाला साहब ठाकरे जी ने जिंदगी भर कांग्रेस का एनसीपी का विरोध किया था, उनके साथ जाकर मतलब मुख्यमंत्री पद हासिल करने के लिए उनके साथ जाना ठीक नहीं था। हम उद्धव जी को बोल रहे थे कि भाई हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो। मैंडेट तो ये था कि भाई 103 जगह बीजेपी की, 2 जगह आरपीआई की, बाकी कुछ अपक्ष 9-10 हमारे साथ थे, और बाकी 56 लोग जो माननीय उद्धव ठाकरे जी के थे। तो दोनों मिलाकर सरकार बन सकती थी, लेकिन इन्होंने बीच में मतलब ऐसा कदम उठाया कि भाई वो वहाँ चले गए। इसीलिए उनका विश्वास लोगों से उठ रहा है,
और आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र में हम 40-42 लोकसभा की सीटें जीतेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। हम काम पे लगे हैं। हमारी महायुति जो है, एनडीए जो है, एनडीए काम कर रही है। एकनाथ शिंदे जी के साथ 40 एमएलए शिवसेना के और 10 एमएलए इंडिपेंडेंट, एवढे 50 एमएलए उनके साथ आए। अजीत दादा के साथ, अजीत दादा पवार जी के साथ 40-42 एमएलए उनके साथ आए। तो हमारे साथ कम से कम 208-210 से ज़्यादा एमएलए हमारे साथ अभी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोकसभा हो या बाद में आने वाला 6 महीने के बाद वाला विधानसभा हो, हम दोनों भी जगह पर हम अच्छी सफलता हासिल करेंगे और महाराष्ट्र में भी मतलब हमारी महायुति की सरकार आएगी। जी। तो आपकी पार्टी आरआईपी का महाराष्ट्र से बाहर विस्तार को लेके क्या कुछ आपके आगे के कदम होने वाले हैं, और 2024 में राष्ट्रीय पार्टी आरपीआई बन जाए, इसके लिए क्या कुछ आप आगे की प्लानिंग कर रहे हैं सर? नहीं, हमारा प्लानिंग तो हमने ऑलरेडी किया है। मेरी पार्टी सभी देश के सभी राज्यों में है, केंद्र शासित प्रदेशों में है। अभी मैं 2-3 दिन में अंडमान निकोबार में था, वहाँ भी हमारी पार्टी की स्थापना 6 महीना पहले हुई है। लक्षद्वीप खाली एक केंद्र शासित प्रदेश रह गया है, वहाँ भी 2 महीने के अंदर ही वहाँ पार्टी की स्थापना होने वाली है। नॉर्थ ईस्ट में सभी राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी का यूनिट है। साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, सभी जगह पर आरपीआई की यूनिट है। तो नागालैंड में आरपीआई के 2 एमएलए चुनकर आए हैं और जगह जगह पर भी हमारी कोशिश है कि भाई हम सत्ता की भागीदारी में आए। तो उसके लिए पार्टी में सभी जातीय वर्गों को लेकर, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित, आदिवासी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी के लोग हो, सभी को साथ में लेकर बाबा साहब के मिशन के मुताबिक, बाबा साहब विचारधारा के मुताबिक हम सभी लोगों को साथ में लेकर हमारी पार्टी बढ़ा रहे हैं और भविष्य में हमारी पार्टी एक ताकतवर पार्टी ग्रुप में खड़ी रहेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। ठीक है। चुटीले अंदाज के लिए सर आप बहुत जाने जाते हैं, तो उसी चुटीले अंदाज में आप विपक्षी पार्टियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? विपक्षी दलों की भावना है कि वो सत्ता में आएंगे। विपक्षी दलों की भावना है कि वो सत्ता में आएंगे, लेकिन जनता ही नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में लाएगी। तो मुझे लगता है कि विपक्ष जो दल है, ये दल खाली विरोध करने का काम करता है। तो तुम करो विरोध करने का काम, तुम करो हमारा विरोध करने का काम, लेकिन लोगों के दिल में है मोदी जी का नाम। बहुत खूब सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त हमें दिया, तहजीब टीवी से आपने बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि आज तहजीब टीवी पर शैलजा त्यागी जी ने मेरी इंटरव्यू ली है। और ये तहजीब टीवी जो है ये उर्दू में है। उर्दू लैंग्वेज बहुत ही मिठास होती है, बहुत ही अच्छी होती है। जिस तरह हमारी कोशिश है कि जो हमारे मसाइल है, इस मसाइल को हल करने के लिए अल्लाह ताला से हम अपील करेंगे और हम सभी लोगों को साथ में ले जाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक मुस्लिम आवाम है, मुस्लिम आवाम से मेरा बहुत नज़दीक का संबंध रहा है। और जब हमारे राज ठाकरे जी ने ऐलान किया था कि जो अजान है, अजान बंद होना चाहिए, तब मैंने उसका विरोध किया था और मैंने बोला था कि भाई अजान तो 2 मिनट का होता है, लेकिन आपका नवरात्र उत्सव होता है, आपका गणेश उत्सव होता है, आपके अलग अलग त्यौहार होते हैं, उसमें आपके माइक कितने दिन तक चलते रहते हैं। तो एक दूसरे को समझ कर लेना चाहिए। और अगर उनके कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के भोंगे उतारने का काम अगर करेंगे तो उसका विरोध आरपीआई करेगी। आरपीआई के मेरे सैनिक है, रिपब्लिकन सैनिक है, वो करेंगे और मस्जिद के भोंगे उतारने के लिए कोशिश हो जाएगी तो हम उसका विरोध करेंगे। और मैंने बोला था कि अगर आपको मंदिर में लाउड स्पीकर लगाना तो आप भी लगाओ। बहुत जगह पर मंदिर में लाउड स्पीकर चालू रहता है। अगर आप किधर भी जाएंगे बड़े बड़े मंदिर में, तो एक दूसरे को तो समझ कर लेना चाहिए और इसीलिए ऐसा विरोध करना ठीक नहीं है। इसीलिए आज तहजीब टीवी जो है, तहजीब का मतलब रिस्पेक्ट होता है, तो ये रिस्पेक्ट की भावना भारत के संविधान में है। और इसीलिए तहजीब टीवी को मैं नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ और मैं करता रहूँगा देश के दुश्मनों का सामना।
मैं हमेशा करता रहूँगा देश के दुश्मनों का सामना, और मैं देता हूँ तजीब टीवी को मेरे तरफ से शुभकामना। प्रणाम, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, सलाम अलैकुम। तो नाजरीन, आप सभी ने अभी सुना रामदास अठावले साहब को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से राजनीति में उनकी पार्टी आरपीआई आगे बढ़ने वाली है और कैसे आगे उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी जैसा काम करने वाली है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।